वंदे मातरम दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति हमारी खास सीरीज चल रही है। इससे पहले तीन वीडियोज हमारे राष्ट्रपति पे आ चुके हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, भारत के अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके कार्यकाल और उनके बारे में विशेष तथ्य जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत डीपली चलेंगे, बहुत अच्छे से प्रत्येक एक फैक्ट्स को समझेंगे कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में क्या हुआ और उन राष्ट्रपति के बारे में जितने भी प्रश्न आए हैं उन पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले और भी जो चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में हमें जाननी चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग जो है भारत सरकार का, ठीक है, निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन आयोग से आप एक चीज याद रखें, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और निर्वाचन आयोग ही राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाता है। मुख्य अधिकारी कौन होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसकी देखरेख में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है? महासचिव। ठीक है, लोकसभा का महासचिव, और या बारी बारी से चेंज होते रहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव के द्वारा जो मुख्य रूप से उन्हीं के देखरेख में होता है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रत्येक टॉपिक पे हम अच्छे से बात करें। स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला लोकसभा महासचिव, आप याद रखें। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव के बारे में बात की जाए तो देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव। दोनों महासचिवों के नाम भी आप याद रखें। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना, 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति जो भवन है उसका निर्माण कब हुआ। राष्ट्रपति शब्द से पहले या राष्ट्रपति से पहले जो पद भारत में था उसको क्या कहा जाता था? क्योंकि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे तो पूरी जानकारी लेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति भवन जो है वर्तमान में, ये पहले इसको कहते थे वायसरॉय हाउस। क्या कहते थे इसको पहले? वायसरॉय हाउस। वायसरॉय जितने भी भारत के बने, उन वायसरॉय का जो निवास स्थल होता था उसी को क्या कहा जाता था? वायसरॉय हाउस कहा जाता था, और उसी को आज क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन कहते हैं। वर्तमान में जो ये राष्ट्रपति भवन है, ये क्या कहलाता था? पहले वायसरॉय हाउस कहलाता था। इसका निर्माण, इसका नक्शा किस व्यक्ति ने तैयार किया? एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस ने इसका नक्शा तैयार किया 1911 में। ठीक है, 1911 में एडवर्ड लुटियंस ने इसका नक्शा तैयार किया, आप ये भी याद रखें। और पहला वायसरॉय जो राष्ट्रपति भवन में यानी वायसरॉय हाउस में रहा, कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड इरविन। ये तमाम चीज़ें आप याद रखेंगे, A to Z चीज़ें हम समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है, कितने रुपए उनको प्रति माह मिलते हैं। तो हमने पहले भी इसमें बात की थी कि 5 लाख रुपए मिलते हैं और अनुसूची 2 के द्वारा राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कर रहित ये उनको वेतन दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में थी। अनुच्छेद 52, 53, 54 से लेकर 62 तक हमने पहले हमारी 3 क्लासों में आया था। आज दोस्तों हम जो खास टॉपिक है हमारा और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, वो ये है कि जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से समझना कि कौन राष्ट्रपति कब बना, उनका कार्यकाल और उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों
जनवरी 1950 से 1962 तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहा। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जाम के हिसाब से भी बहुत बार अच्छे प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक राष्ट्रपति से जुड़े हुए तमाम अच्छे प्रश्न आते हैं पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म कौन से राज्य में हुआ, ये बात है बिहार में, ये जानते हैं। बिहार में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे और कोलकाता में इन्होंने पढ़ाई की थी। कोलकाता विश्वविद्यालय के ये टॉपर रहे हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय में टॉप किया, आप ये भी याद रखें। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े रहे और पहली बार राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय आंदोलन में कब आए, 1917 में, विशेष रूप से 1917 में लाइमलाइट में आए। 1917 में क्या हुआ था दोस्तों, महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती को लेकर सत्याग्रह किया था। गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहां पर, चंपारण बिहार में। ठीक है, और भारत की बात की जा रही है। वैश्विक रूप से देखें तो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वो दक्षिण अफ्रीका में था, ये आप याद रखेंगे। उनके पड़ोसी अब्दुल्ला का केस लड़ने वो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था रंग भेद को लेकर। भारत की जब बात की जाएगी तो चंपारण में जब गांधी ने आंदोलन किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, उस वक्त राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की मदद की थी। और उस वक्त पहली बार, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, 1917 में किस राष्ट्रीय नेता ने महात्मा गांधी की मदद की। महात्मा गांधी के एक प्रकार से वकील के तौर पर इन्होंने काम किया, तो राजेंद्र प्रसाद ने, आप ये याद रखें पहली बात। नंबर 2, यहाँ पे एक और चीज जो देखते हैं, क्या राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और अध्यक्ष रहे तो कौन से वर्ष में रहे। तो दोस्तों 1939 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन जिसको कहते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन, इसको क्या नाम दिया जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता या अध्यक्ष हालांकि सुभाष चंद्र बोस बने थे, उन्होंने चुनाव जीता था अध्यक्ष का, लेकिन बाद में नेताजी के द्वारा इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसके इस्तीफे के बाद में, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद में कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बने। 1939 में जो विवाद हुआ था जबरदस्त, महात्मा गांधी ये चाहते थे कि पटाभी सीतारमैया कांग्रेस की अध्यक्ष बने, और सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा, दोनों ने चुनाव लड़ा, सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस एक तरफा जीत गए और उसके बाद में महात्मा गांधी नाराज हो गए इस बात से, तो इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। पटाभी सीतारमैया चुनाव हार गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद को 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, ये आप याद रखें। और ये सबसे बड़ा बात पूछा जाता है कि 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता किस शख्स ने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्यों निकाला था, या महात्मा गांधी को उनसे नाराज क्यों थे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में। उस वक्त एक साम्यवादी रूप से सुभाष चंद्र बोस का भाषण आया था, और उस भाषण को गांधी जी ने सुनने के बाद में गांधी जी ने उसी वक्त फैसला लिया कि ये व्यक्ति कांग्रेस में अब कांग्रेस के लिए सही नहीं है, या कांग्रेस के विचारों से इसका पूर्ण रूप से किनारा हो चुका है, इसीलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस रहें। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे 1917 में गांधी जी की मदद किस व्यक्ति ने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने। दूसरी बात, 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने। बात करते हैं आगे की कि आगे जो इंडियन स्ट्रगल रहा उसमें और राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका रही। तो दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका जो रही, आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन जब दूसरी बार बैठक हुई, सेकंड मीटिंग, इसमें जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा का इस एक व्यक्ति को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और वो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे वो, राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ये भी याद रखें। तो स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष का नाम राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति की हम जो बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ कौन सी तारीख को ली थी? कब बने राष्ट्रपति? तो आप याद रखें 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो क्या साहब 24 जनवरी से पहले कौन सा पद था भारत में? वॉइसरॉय का पद था। उस वक्त वॉइसरॉय कौन था और किस व्यक्ति की जगह राजेंद्र प्रसाद ने ली थी? तो आपको हम बताना चाहते हैं कि भारत में अब तक एकमात्र भारतीय जो भारत के वॉइसरॉय रहे, एकमात्र भारतीय जो भारत के वॉइसरॉय रहे, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इस व्यक्ति की जगह किसने ली थी? इनकी जगह किसने ली? राजेंद्र प्रसाद ने ली। और एक कब तक बने? आप ये भी याद रखें, जून 1948 से जनवरी 1950 तक। ठीक है, जून 1948 से जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के वॉइसरॉय रहे। 24 जनवरी 1950 को वॉइसरॉय के पद को हटाकर राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया और उस जगह पे कौन गए? उस पद को सुशोभित किसने किया? बिहार के सबसे बड़े रत्न राजेंद्र प्रसाद साहब ने। ठीक है, आप ये याद रखें। आजाद भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त 1947 को शपथ दिलाई थी। तो राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की शपथ ली और राष्ट्रपति बने। और 24 जनवरी से एक बहुत बड़ी बात याद आती है, और इन 24 जनवरी को ऐसा क्या और कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 जनवरी को दोस्तों मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 24 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं? 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी। आपको याद होगा, आपको पता होगा 10-11 जनवरी की मध्य रात्रि को ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद में जब इंदिरा गांधी को के कामराज जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लाते हैं, तो 24 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, बात आप हम राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में जो मनोनीत भी हुए हैं और निर्वाचित भी हुए हैं। ठीक है, अब साहब ये मनोनीत भी हुए हैं और निर्वाचित भी हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दें कि निर्वाचित कब होगा राष्ट्रपति? जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? जब लोकसभा होगी, जब राज्यसभा होगी, जब विधानसभा होगी। और आपको पता होना चाहिए कि 1952 में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा इनका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। और राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति कब बन गए थे? 1950 में। तो साहब इसका मतलब क्या हुआ? अब तो चुनाव होने वाला नहीं है, तो मनोनयन होगा। मनोनीत हुए थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या हुए थे? मनोनीत भी हुए थे। और जब 1952 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तब राजेंद्र प्रसाद क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। इनके भी प्रस्तावक और अनुमोदक थे। कौन थे प्रस्तावक और अनुमोदक? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दें कि राजेंद्र प्रसाद को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिद की थी, इसलिए इनको राष्ट्रपति बनाया गया। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई के करीबी थे। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति। अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें से सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? राजेंद्र प्रसाद का रहा है। कब? कितने? लगभग 12 वर्षों तक। ठीक है, 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे, ये याद रखें। एकमात्र राष्ट्रपति जो 3 बार शपथ ली। 2 बार तो निर्वाचित हुए थे और 1 बार मनोनीत हुए थे, तो 3 बार
शपथ ली। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 3 बार शपथ ली, सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति, आप ये भी याद रखें। और देखिए आपको ये बिल्कुल डेस्टिनी 144 पे ये चीज़ें मिल रही है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो पॉलिटी हो, कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी 1954 में। बहुत बार पूछा जाता है भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? जनवरी 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और हम आपको बता दें कौन से अनुच्छेद से भारत रत्न दिया जाता है? अनुच्छेद 18 से। आपसे पूछा जा सकता है भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस व्यक्ति ने की? राजेंद्र प्रसाद ने। भारत रत्न पुरस्कार कौन से अनुच्छेद से दिया जाता है? अनुच्छेद 18 से दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? 48 लोगों को दिया जा चुका है। कितनी राशि मिलती है? 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो 1 रुपया भी नहीं मिलता है। और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो वॉइसरॉय, भारत के पहले भारतीय वॉइसरॉय, और एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति। तो भारत रत्न की स्थापना से संबंधित भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ। और अनुच्छेद 18 से भारत रत्न दिया जाता है, ये पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत है। सेना और शिक्षा को छोड़कर सभी में उपाधियां नहीं दी जाएगी। आगे बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद साहब से जुड़ी हुई एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनको लेकर नेहरू जी के साथ इनकी झड़प हुई, इनके टनाटनी रही। और एक अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत के वो राष्ट्रपति जो सोमनाथ के मंदिर में उनका सोमनाथ का उद्घाटन करने गए, वहाँ पे गए, तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया। बहुत ही लेजेंडरी व्यक्ति रहे भारत के। इनसे जुड़ी हुई एक और बात आज हम आपको बताना चाहते हैं। देश के पहले व्यक्ति देश के जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी हिंदी में लिखी, किसने? आत्मकथा। भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप ये भी याद रखें। आत्मकथा से जुड़े हुए बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। गोल जो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। इसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद ने अपनी हिंदी में आत्मकथा लिखी। तो सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 3 बार शपथ ली इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी इन्होंने। भारत के संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद बने। झंडा समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। और आपने कहीं किताबों में पढ़ा होगा JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष। तो तदर झंडा समिति थी, उप झंडा समिति थी, उसमें JB कृपलानी आएंगे। और यहाँ पर कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है दोस्तों, तो 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले भारत के राष्ट्रपति। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ। इनको भारत रत्न भी दिया गया। इन्होंने खुद ने भारत रत्न की स्थापना की, सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति। अब दूसरे जो राष्ट्रपति बने हैं ये बेहद ही खास इंसान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी ये रही कि राजनीति में इनका कोई सरोकार नहीं रहा, राजनीति से इनका कोई वास्ता नहीं था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड नंबर पे 1962 से 1967 A to Z चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। उनसे आने वाली तमाम तथ्य, तमाम नॉलेज, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन से हो, भौगोलिक रूप से हो, तमाम चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद का संबंध जिस प्रकार से बिहार से था, तो इनका संबंध था तमिलनाडु से। मद्रास उस वक्त इसको कहते थे, तो मद्रास से थे। गैर राजनीतिक थे, गैर राजनीतिक नंबर 1। नंबर 2 दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, फिलोसॉफी के महान ज्ञाता थे। और दूसरी बात कि इनसे जुड़ी हुई बहुत जबरदस्त प्रश्न ये आता है कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस राष्ट्रपति की याद में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। भारत में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कितना शानदार प्रश्न बनता है, क्यों लगा साहब राष्ट्रपति शासन? ऐसा क्या हुआ था कि राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ी? तो आप ये याद रखें 20 अक्टूबर
डेट भी बता रहे हैं, 20 अक्टूबर 1962 को चीन व भारत के मध्य युद्ध, ठीक है, चीन व भारत के मध्य युद्ध लड़ा गया, ये याद रखें। चीन ने भारत पर आक्रमण किया और इसी कारण अनुच्छेद 352 के द्वारा अगर कोई देश हम पे आक्रमण करे या हम किसी देश पे आक्रमण करें या दो देशों के युद्ध में भारत शामिल हो जाए या भारत की जनता हथियारों के साथ में विद्रोह कर दे, इन 4 स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। तो इस स्थिति में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और इसीलिए ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 5 सालों तक ये राष्ट्रपति शासन रहा, जब तक ये पद पे रहे तब तक राष्ट्रपति शासन रहा, ये भी आप याद रखें। तो गैर राजनीतिक थे, दार्शनिक थे। 5 सितंबर को उनकी डेट ऑफ बर्थ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। सबसे बड़ी बात, देश के पहले उपराष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कितने सालों तक रहे? 10 वर्षों तक, ठीक है, देश के पहले उपराष्ट्रपति और कितने सालों तक रहे? 10 वर्षों तक। मित्रों, यहाँ पे जब उपराष्ट्रपति शब्द आ रहा है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक 2 ही उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जो 2 बार लगातार निर्वाचित हुए हैं। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक है मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। तो 2007 से लेकर 2017 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, और ये 62 तक रहे। 1962 के बाद में राष्ट्रपति बने और 1962 से लेकर 67 तक रहे। गैर राजनीतिक थे, दार्शनिक थे, तमिलनाडु से आते थे। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में मनाते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को जब चीन और भारत के मध्य युद्ध लड़ा गया तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन में इन्हीं की शासनकाल में लगा था। और देश के पहले उपराष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। देखना, अब एक प्रश्न और आता है, भारत के एक ऐसे व्यक्ति जिनको सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, कितना शानदार प्रश्न है, तो वो कौन है? राधाकृष्णन। 27 बार नोबेल अवार्ड में नामित हुए साहब, अब तक तो कोई नहीं हुआ साहब। कितने बार? 27 बार। 1901 को अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्हीं की याद में स्वीडिश एकेडमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और उसी स्वीडिश एकेडमी ने, उसी संस्था ने 27 बार इनको नॉमिनेट किया, लेकिन कितनी बार दिया गया? एक भी बार नहीं दिया गया। आप ये याद रखें। 27 बार नॉमिनेट होने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति एस राधाकृष्णन। अब जब पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो हमने भी बताया था कि राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी, और भारत के पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया उनमें से कौन है? राधाकृष्णन। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला, ठीक है। राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष दिया गया? 1954 में, ठीक है। आप दोनों चीजें याद रखें। नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें पूछी जाती है, आप बिल्कुल एक एक चीज को समझे। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि से ही हमने जनगण मन लिया है, हमारा जो राष्ट्रगान है वो वहीं से लिया गया है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के कारण फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसे मदर टेरेसा हो, हरगोविंद खुराना हो, अमर्त्य सेन जिनको अर्थशास्त्र में दिया गया। 2015 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में दिया गया। अभिजीत बनर्जी को हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में भी आप जानकारी रखें। और एक बात और हम आपको बताते हैं, नामित शब्द हैं यानी नॉमिनेट हुए हैं लेकिन दिया नहीं गया। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा प्रश्न यूपीएससी में एक बार आया था कि महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? 5 बार। कितनी बार? 5 बार, ठीक है। 1937, 38, 39 में 1937, 38, 39, 1947 और 1948, ये 5 वर्षों उनको नॉमिनेट किया गया। दिया एक ही बार नहीं गया था, ठीक है। और 1948 में गांधी जी की हत्या, ये भी आप याद रखें। एस राधाकृष्णन हमने देखा, इनसे जुड़े हुए तमाम प्रश्न आते हैं। अब भारत के तीसरे राष्ट्रपति की बात करते हैं, जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन बहुत ही लीजेंडरी व्यक्ति रहे हैं, एकमात्र ऐसे भारत के शख्स जो राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राज्यपाल भी रहे, तीनों रहे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। पहला अगर इनका कार्यकाल देखते हैं 1967 से 1969, 2 साल तक ही रहे, क्योंकि पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया। तो पहला याद रखेंगे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? जाकिर हुसैन। नंबर 2, देश के पहले राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन, ठीक है, कब? 1969 में। दो तो बहुत, इनको दो को तो आप दिमाग में फीड ही कर लेंगे, भाई ये तो पूछा जा सकता है। एक पर्सन एक दिन हम पढ़ रहे थे कहीं पे और बहुत अच्छा पर्सन था वो, बहुत, और हमें बताना चाहिए क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दें। बचपन में स्कूल टाइम में तीसरी चौथी में कहानी थी अब्बू खां की बकरी, और उस कहानी के लेखक कौन थे? बहुत अच्छा पर्सन पूछा जाता है, शायद केबीसी में भी बच्चन साहब ने पूछा था कि अब्बू खां की बकरी के लेखक कौन से राष्ट्रपति थे? जाकिर हुसैन। तो अब्बू खां की बकरी के लेखक, बहुत बढ़िया कहानी है ये। बकरी रहती है एक, और चांदनी नाम रहता है उस बकरी का, वो पहाड़ में चली जाती है और उसको भेड़िया खा जाता है, ठीक है, आप जरूर देखें कहीं पर भी। चौथी बात यहां पे आती है कि दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया, उस यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन? जाकिर हुसैन। तो जामिया विश्वविद्यालय के, ये भी पूछा जा सकता है, के संस्थापक। तो 4 चीजें आप याद रखेंगे, पहला पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरा पद पे रहते हुए जिनका निधन हुआ, तीसरा अब्बू खां की बकरी के लेखक, जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में चलती है, उस यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी कौन? जाकिर हुसैन। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है ना, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि जब राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने तब ये देश के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। अब देखना मित्रों, 1969 में जब इनका निधन हुआ तो इनके बाद में, इनके निधन के बाद में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बना? तो हमने आपको बताया कि 62 आर्टिकल 62 क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा। उस वक्त 1969 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन से गिरी? वीवी गिरी। तो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी और इनको बनाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो याद रखें, देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन? वीवी गिरी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब हुआ यह था कि वीवी गिरी जो थे, इन्होंने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का, और जब इन्होंने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का तो फिर कौन बनेगा राष्ट्रपति? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो अब तक राष्ट्रपति बने। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बिल्कुल आप A to Z चीजें फैक्चुअल पढ़ रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु, जाकिर हुसैन के बाद में वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिसके लिए इन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, राष्ट्रपति नहीं रहे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ऐसी स्थिति में उस वक्त जो CJI थे इंडिया के, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे कम समय तक रहने वाले राष्ट्रपति भी कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 1 महीने कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति रहे। उसके बाद में वीवी गिरी, जिन्होंने चुनाव लड़ा 1969 में, किसके खिलाफ लड़ा? नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ लड़ा, और वीवी गिरी जीत गए। तो वीवी गिरी देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, इन्होंने इस्तीफा दिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह बना। तो आगे की है जो हम बात करेंगे, क्योंकि क्लास इतनी रखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा।
और आपसे हमारा निवेदन भी है, हमारी तमाम क्लासें आ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।